हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है रिवीजन का पावर, एवरेज पावर इन एसी सर्किट्स। पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं डायरेक्ट। डेरिवेशन तो आप वीडियो लेक्चर से देख चुके हो जो हमने बना रखे हैं अल्टरनेटिंग करंट में। पूरे वीडियोज हैं आपको, मेंस के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, सब उसमें डेरिवेशंस भी हैं। अभी हम बोर्ड के लिए कंसेप्चुअल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं पावर में क्या क्या आता है। पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। पावर की अगर बात करें तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, एसी सर्किट का मतलब एसी सोर्स, V = VM sin ओमेगा t। तो एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर की अगर बात करें तो ये आएगा VVIV। कई बार इसको EVIV बोल देते हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है भाई। E को हम क्या लिख सकते हैं, IVR। तो ये क्या हो गया, I × I IV² R। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो V वर्चुअल, I को क्या लिख सकते हैं, V/R। तो V virtual²/R या EV²/R। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, ये भी किसी भी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, मुझे पता लग गया। इसी टाइप से एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए एवरेज पावर क्या होती है भाई, डायरेक्ट बता दूं मैं आपको, 0। अगर 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट लिखो, अगर 2 नंबर में आ जाए तो भी हम बता सकते हैं। कैसे बताऊंगा अभी। कैपेसिटर आ जाए, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर बताओ भाई, V = VM sin ओमेगा t। तो ये भी एवरेज पावर 0। इंडक्टर कैपेसिटर में एवरेज पावर 0 हमें पता है, क्यों। इसके बाद आता है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट, R, L और C। इस केस में एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है, इसका आता है VVIV। ये तो R के लिए था, cos phi और आ जाएगा, cos phi इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट में फेज एंगल होता है, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले का मुझे पता लग गया। इस केस की बात करूं, प्योर आर के लिए फाई क्या होता है, 0, क्योंकि V और I सेम फेज में होते हैं। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, VVIV cos 0। cos 0 क्या होता है, 1, सेम आ गया, ठीक है। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में I अगर ऐसे है तो V ऐसे होता था, फाई कितना हो गया, 90। तो एवरेज पावर क्या हो गई, VVIV cos 90, cos 90 0। तो एवरेज पावर क्या हो गई, 0। प्रूफ। ऐसे ही कैपेसिटर में करंट अगर ऐसे है तो वोल्टेज नीचे थी, फाई कितना हो गया, 90। तो एवरेज पावर क्या आ गई, VVIV cos 90 0। अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि एवरेज पावर 0 क्यों होगी। 1 नंबर में आए तो जस्ट पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, 0, कैपेसिटर 0, प्योर रजिस्टर। 3 फॉर्मूले बता दिए, 1 2 3, ठीक है। और 2 नंबर में आए तो करके दिखाओ, VVIV cos phi लगा के दिखाओ, आंसर आएगा, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। 3 नंबर का सवाल आ सकता है, प्रूव दैट एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज 0, रजिस्टर एंड कैपेसिटर 0, और रजिस्टर की बताओ। तो ये डेरिवेशन मैंने करवा रखे हैं आपको, एसी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वहां से अच्छे से, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आ जाएं, मान लो R, L और C दिया हुआ है आपको, ये एसी सोर्स दिया हुआ है, ठीक है भाई। B सॉम 1.5 हेनरी और ये दिया हुआ है 35 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। 200 वोल्ट का एसी सोर्स है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, frequency of source equal to natural frequency, then what is average power transferred to circuit, या transferred in one cycle, sorry,
पेपर में आई लैंग्वेज बता रहा हूँ। एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर ट्रांसफर होगी? सबसे पहली बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है, इसका मतलब रेजोनेंस। ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस कब कब होता था? जब करंट मैक्सिमम हो, रेजिस्टेंस मिनिमम हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, इस टाइप से, या करंट तो रेजोनेंस जब होता था तब फ्रीक्वेंसी एवरेज पावर बतानी है। तो जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट में एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, जेड सिर्फ आर के बराबर होता है। एलसीआर सर्किट में सिर्फ आर की अहमियत होती है, और आर के केस में वी और आई सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब फाई जीरो, और फाई अगर जीरो है तो एवरेज पावर क्या होगा? ई वी आई वी। अगर ये वोल्टेज ई वी लेता हूँ तो मैं ई या वी एक ही बात है। तो मुझे ई दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी 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 बाई आर। तो वी वी स्केयर बाई आर। वी कितना है? 200, आर कितना है? 20। तो ये हो गया 200 गुणा 200 बटे में 20, तो ये हो गया 2000। तो एवरेज पावर कितना आ गया? 2 किलोवाट या 2000 वाट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा सवाल आ जाए इसमें लैंग्वेज घुमा रखी है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, इसका मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जब होता है तो जेड आर के बराबर होता है फाई जीरो। आगे जाके मैं बताऊंगा पावर फैक्टर, हालांकि आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर। तो जब रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर के अंदर पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है 1 और फाई जीरो होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो एलसीआर में अगर रेजोनेंस होगा तो सिर्फ आर होगा, और आर अगर होता है तो वी और आई सेम फेज में होते हैं, फाई जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये सवाल अच्छा था। अगला सवाल देखो, एक आपको सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर दिया हुआ है। एसी सोर्स लगा दिया, इंडक्टर दिया हुआ है 80 मिली हेनरी और कैपेसिटर दिया हुआ है 60 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सोर्स है। ठीक है, आर यहाँ पे नेग्लिजिबल है। ओके, फाइंड एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सीरीज में है, करंट तो सेम रहेगा। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में लैग करती है। तो यहाँ पे फाई कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ भी फाई कितना हो गया? 90 डिग्री। और फाई अगर 90 डिग्री है तो एवरेज पावर क्या हो गई? शॉर्टकट में लिखूं या सीधा कर सकते हो? ई वी आई वी कॉस 90। दोनों केस में क्या आएगा? जीरो। तो एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर जीरो, कैपेसिटर टू जीरो। 2 नंबर का सवाल आया, एक में आया तो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है ना, एल और सी में एवरेज पावर जीरो होती है, चाहे वो सीरीज में आए जी कैसे भी आए। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, एवरेज पावर का सवाल ऐसा आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। और देखो और कैसे कैसे सवाल बन जाते हैं। कई बार इंडक्टर और कैपेसिटर गिवन ही नहीं होते और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ क्या होगा, तो वो सवाल भी देखते हैं। चलो देखो, देखिए क्वेश्चन है, इसी सर्किट में आर लगा दिया 15 ओम। पहले सिर्फ एल और सी था, अब आर लगा दिया। आर लगा दिया, इंडक्टर था 80 मिली हेनरी और कैपेसिटर था 60 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे जो वोल्टेज थी 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। सेम सवाल है, पहले वाला आर जोड़ दिया 15 ओम। ठीक है भाई, फाइंड एवरेज पावर अक्रॉस आर एल सी। तो एवरेज पावर अक्रॉस एल तो अभी बताया जीरो, डायरेक्ट लिख सकते हो ई वी आई वी कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम रहने वाला है। एसी में वोल्टेज लैग करती है, इसमें लीड करती है, यहाँ पे सेम होती है। याद आ रहा है, पीछे पड़ा हुआ है। तो अक्रॉस आर ई वी आई वी, क्या इसको ई वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं? ई कितना है? 230, आर कितना है? 15, तो 230 गुणा 230
बटे में 15, इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ये आएगा 788.4। टाइम बचा इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है, सॉरी एक इक्विपमेंट है X, मुझे नहीं पता क्या है ये। ठीक है भाई, यहाँ दिया हुआ है V लीड I/π/4, वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रही है π/4 के फेज से। ठीक है, नेम डिवाइस, थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, क्या करें? आपको पता है RL सर्किट में, इंडक्टर में, R तो है ही है, इंडक्टर जब होता है तो वोल्टेज लीड करती है, और अगर कैपेसिटर हो तो करंट लीड करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, V लीड्स, सो X इज इंडक्टर। हालांकि पावर का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब पावर का सवाल कैसे बन जाएगा ये बताओ, इसका नाम बताओ। एंड एवरेज पावर ट्रांसफर टू X। अब ये इंडक्टर है तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0। सवाल बन गया, अगर ये इंडक्टर है तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0। इसके अक्रॉस ई वी आई वी, तो इसका नाम पूछ लिया और बताओ क्या होगी, तो 0। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर कहते हैं आई लीड कर रहा है तो ये सी हो जाएगा, आंसर क्या आएगा एवरेज पावर का? 0, क्योंकि करंट लीड करता है तो ये कैपेसिटर होगा। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूं। ओके, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर फैक्टर। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि पावर फैक्टर क्या होता है। हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आया था EV/IV cos φ। EV मतलब V, तो RMS पावर, दिस इज एवरेज पावर, cos φ, दिस इज पावर फैक्टर। अच्छा, हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल थी, बात समझ में आ रही है? क्या थी? यहाँ मान लो R, यहाँ मान लो XL माइनस XC, तो ये क्या हो जाएगा? Z, R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये फाई। तो यहाँ से बेस परपेंडिकुलर हाइपो, तो यहाँ से अगर हम cos φ निकालें R/Z, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस इन LCR सर्किट। ये हुआ R/Z, और ये होता क्या है? cos φ। तो पावर फैक्टर क्या हुआ? cos φ। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम when cos φ इक्वल टू 1, फाई कितना? 0। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा? जो cos φ 1 होगा और फाई क्या होगा? 0। ये कब होता है? एट रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगा उस टाइम पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, फाई क्या होगा? 0। ये चीज़ याद करने की है, 1 नंबर का सवाल आ जाता है। पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब फाई 0 होगा और जब यहाँ रेजोनेंस होगा। पावर फैक्टर इज मिनिमम when cos φ 0। cos φ 0 कब क्या होगा? जब फेज एंगल कितना होगा V और I में? π/2। ये कब होता है? फॉर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर केस में ऐसा होता है फाई। तो AC सर्किट में प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर हो तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0। और यहाँ क्या होगा? पावर फैक्टर 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात हम लोग कर सकते हैं, समझ में आ गया? थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा, अवॉइड करो। इसके बाद क्या करना है वो देखो।
थोड़ी डिस्टर्बेंस है बेटा, अवॉइड करो इसको। पावर फैक्टर समझ में आ गई। अब सवाल क्या बन जाए इसके ऊपर, पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज 0.5, फाइंड फेज एंगल फाई। अगर आपसे कह दें सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो 0.5 है, बताओ फेज एंगल क्या होगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, cos फाई 0.5, 0.5 1/2, 1/2 कौन से एंगल पे होता है, cos 60 या cos π/3, तो फाई कितना आ गया 60 डिग्री और π/3। ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक नंबर का सवाल बन जाए, तो पावर फैक्टर दे रखा है, फाई निकल जाएगा, निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाए, मान लो आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टर दिया हुआ है आर, एक इंडक्टर दिया हुआ है एक्सएल, एक्सएल भी आर के बराबर है। इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दिया, इसको एक एसी सोर्स से हमने जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी पावर हमने मान ली P1। इसके बाद एक सर्किट और दे दिया आपको, ये दे दिया R, ये इंडक्टर XL इक्वल टू R, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया XC इक्वल टू, ये भी R मान लेते हैं, ठीक है, XC इक्वल टू R, यहाँ AC सोर्स, इसकी पावर मान लेते हैं P2, इसकी पावर क्या मान लेते हैं बेटा, P2, ठीक है। तो यहाँ आपसे बोला फाइंड P1/P2, मतलब इस सर्किट की एवरेज पावर P1 है, इस सर्किट की एवरेज पावर P2 है, तो बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा। तो इस सर्किट की एवरेज पावर को P1 बोले, क्या होता है R/Z, तो R बटे में Z क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ XL है, XC तो है ही नहीं, तो डिस्टर्बेंस है, अवॉइड करो, सॉरी, XC तो है ही नहीं, तो ये कितना हो गया R बटे में R² बराबर 2R², √2R, तो P1 आ गया 1/√2, ठीक है। इसकी बात करें P2 की, R/Z, R बटे में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, R बटे R 1, इसका R हो जाएगा, तो P2 कितना आ गया 1, तो बेटा P1 बटे में P2 कितना आ गया, ये 1/√2, ये 1, तो P1/P2 का रेशियो आ गया 1/√2। क्या मेरी बात समझ में आई? आसान सा सवाल था, CBSE में आया हुआ है एक बार। ये दे दिया पावर फैक्टर R/Z होता है, Z निकाल लो, इसका Z निकाल लो, बात समझ में आ रही है। XL XC बराबर है, तो इसका रेजोनेंस से पावर फैक्टर 1 आ गया, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये भी कर देंगे हम। और देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक LCR सर्किट है, R, L और C, ये AC सोर्स लगा हुआ है CLR। अब ये कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 400, L आपको दिया हुआ है 100 मिली हेनरी, और C आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है भाई। और V आपको दिया हुआ है V इक्वल टू VM साइन 100t प्लस 5, ये सब चीजें आपको दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर, फाइंड वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल टू C1, ये C1 है पहला कैपेसिटर C1, टू मेक पावर फैक्टर यूनिटी, मतलब इस C के पैरेलल में एक कैपेसिटर और लगा दो जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाए सर्किट का, यूनिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी। तो C2 बताना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन में आपको R, L, C तीनों दिए हुए हैं। पहली बात, वोल्टेज ये दे रखी है
इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और जोड़ दिया C2, तो C2 की वैल्यू बतानी कितनी होनी चाहिए और पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब XL इक्वल टू XC। अगर ये XC इसका है तो इसका XC डैश मान लें। देखो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर C1 C2, इसका XC डैश मान लें, इम्पीडेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका XC इसका XC डैश, ऐसे मान लें। अगर सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो XC, दोनों लग गए तो XC डैश। ये अगर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए तो C2 की वैल्यू बताओ। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं। तो XL इक्वल टू XC डैश, XL क्या है ओमेगा L, XC डैश क्या होता है 1 में ओमेगा C, C1 प्लस में C2। ये बात समझ में आई। जब दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, ऐड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, अरे बोलो, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है। यहां से ओमेगा को ऊपर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर L 1/C1 प्लस C2। अरे बोलो, यहां से इसको कंपेयर करो, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो ओमेगा कितना आ गया 100, ठीक है। तो ओमेगा कितना है बेटा 100 स्क्वायर, L कितना है 100 मिली, मिली मतलब -3। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, या बाद में पुट करेंगे, C1 प्लस C2। इसको सोल्व करना, 10 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर -3, 4 और 2 6, कितना बचेगा -3। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसको रेसिप्रोकल कर दें तो C1 प्लस C2 10 की पावर 3, अरे बोलो 10 की पावर 3। फिर से चेक कर लो एक बार, ओमेगा कितना आया हमारे पास 100, तो ओमेगा स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और 2 6, ये कितना आ गया L 100 मिली 10 की पावर -3, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो -6, ये आ गया 10 की पावर 3। तो C2 कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 माइनस, इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फिर से चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे, ओमेगा आपको दे रखा है 100, दोनों को बराबर कर दिया, यहां से इसको ऐसे सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब है ये, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब रेजोनेंस का मतलब दोनों बराबर। यहां सोल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना थोड़ा सा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल नया था, यहाँ पे आपसे पूछा एडिशनल कैपेसिटर, तो नेट कैपेसिटेंस निकाल के XL और XC डैश को बराबर कर दो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ऐसा सवाल भी हम लोग कर देंगे। इसके बाद देखो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर दिया हुआ है, AC सोर्स लगा हुआ है इस टाइप से, XL आपको दिया हुआ है 3R, ठीक है, AC सोर्स लगा हुआ है। इसके पैरेलल में आपको फिर से एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दिया हुआ है, AC सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। XL दिया हुआ है 3R और XC दिया हुआ है R, ठीक है भाई। इसमें फिर PA और PB बताओ, इसकी पावर PA हो गई, इसकी पावर PB हो गई।
तो अभी जो किया था वही सवाल हो गया आई थिंक। पी ए आर वाई जेड, आर जेड, जेड क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी तो है नहीं, तो पी ए कितना हो गया आर बटे में आर स्क्वायर प्लस में या 9r स्क्वायर, तो 10r स्क्वायर, आर अपॉन में रूट 10 आर, आर से आर कैंसिल, पी ए कितना आ गया 1/√10। इसी टाइप से पी बी अगर निकालते हैं तो आर बटे में जेड, जेड क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर बटे में आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2r 4r स्क्वायर, तो ये आ गया आर बटे में √5r, कर लोगे 1/√5। तो पी बी और पी ए मुझे पता लग गया। यहां मैं अगर करूं पी ए बटे में पी बी 1/√10, ये आ गया 1/√5, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो √5 ऊपर √10 नीचे, √5/10 √1/2 1/√2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पी ए बटे पी बी निकालेंगे तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्टर्बेंस है, अवॉइड कीजिए। तो पी ए बटे पी बी करेंगे तो इस टाइप से मेरा सवाल बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पावर फैक्टर के सवाल कैसे बन सकते हैं, मैं जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन आपको करनी है और करते टाइम थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए तो अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको जस्ट मेथड बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है हमें। लास्ट टॉपिक हमारा आता है वोल्टलेस करंट। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इट इज द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट। सर्किट में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो करंट पावर कंज्यूम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट। सपोज कीजिए ये मेरे पास आरएमएस करंट है, ये मेरे पास आरएमएस वोल्टेज है, वोल्टेज लीड कर रही है 5 से, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा वीवी cos फाई, समझ रहे हो। या एक काम करो, इसको वोल्टेज मान लो और इसको करंट मान लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। आई वी cos फाई, इधर क्या आ जाएगा आई वी साइन फाई। तो आई वी साइन फाई जो करंट का कंपोनेंट है वो इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर है ना। तो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है तो ये फाई कितना हो गया 90 डिग्री। फेज एंगल है तो पावर क्या हो गई 0। एवरेज पावर क्या हो गई वीवी आई वी साइन फाई cos पाई/2। तो एवरेज पावर क्या आ गई 0। तो इसको बोलते हैं वाटलेस करंट, वाटलेस करंट आई वी साइन फाई। इसके ऊपर सवाल बन जाता है इफ आरएमएस करंट इन ए सर्किट, आई वी दे रखा है आपको 2 एम्पियर, फाई दे दिया आपको 60 डिग्री, फाइंड वाटलेस करंट। तो ये हो जाएगा आई वी साइन फाई। आई वी कितना है 2 साइन 60, साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, वाटलेस करंट। तो आई वी साइन फाई याद करो, इसके ऊपर सवाल आपके पास आ सकता है, ठीक है, कर सकते हैं हम। तो मेरे ख्याल से एवरेज पावर के ऊपर सवाल समझ में आ गए। एवरेज पावर अक्रॉस आर ई वी आई वी एल सी का 0 है। अगर वोल्टेज लीड कर रही है तो जो अननोन बॉक्स में कुछ वैल्यू होगी वो इंडक्टर होगा, अगर करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर होगा, और पावर फैक्टर R/Z होता है या cos फाई होता है। पावर फैक्टर मैक्सिमम रेजोनेंस पे होता है, मिनिमम प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर पे होता है। यही चीज़ें हैं बेसिक, बाकी सब कुछ वही है। कंसेप्ट रखो, प्रैक्टिस करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। हमारा टारगेट फुल का है, फुल का। तो बेटा डिस्टर्बेंस हुई है थोड़ी सी वीडियो में, अवॉइड कीजिएगा उसको, सराउंडिंग में है थोड़ी सी, क्योंकि हम मार्केट में रहते हैं, थोड़ी सी होती है। अदरवाइज आवाज़ आपके लिए क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।